हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे बी डबल ई के इनसेम का सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड यूनिट हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो भी है कर लो, और अपने दोस्तों को भी भेज दो क्योंकि कल ही शायद एग्जाम है। ठीक है? तो सॉरी लेट हो गया काफ़ी में, लेकिन जितना इसको शेयर कर सकें कर दो, जिससे कि जितना ज़्यादा लोग देख लेंगे। बहुत कम टाइम में बहुत थोड़े से टॉपिक मैंने लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड। अगर आप मेरी वीडियो देख करके जा रहे हैं और मतलब ज़्यादा जितना 30 मार्क्स में 25 से ज़्यादा मार्क्स के मैंने कवर किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इसको देख के जा रहे हैं, इतना करके जा रहे हैं, तो आपके 20 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे इन सेम में। ये श्योरिटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। लिख के तो खैर मैं नहीं दे सकता, बहुत दूर है। खैर कोई बात नहीं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है सेकेंड यूनिट बी डबल ई की, सही है। तो बी डबल ई की सेकेंड यूनिट में हमारे पास जो है वो ये इसका सिलेबस है, सही है। सिलेबस में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है एक, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है जो छोटा सा पार्ट है। इसमें जनरली 5 मार्क्स से के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के, या कभी 3 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का, ऐसा रहता है। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, एसी फंडामेंटल से, उसमें पीरियड फ्रीक्वेंसी इनकी कभी कभी हमारे पास वो भी आ जाती है, डेफिनेशंस भी आती हैं। तो एक पार्ट में ऐसा रहता है कि इसका 9 मार्क्स का रहता है, 6 मार्क्स का यहाँ से होता है। और एक पार्ट में ऐसा रहता है कि इसका 9 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का यहाँ पे होता है, जो चॉइस में रहते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, चार्ज है, वो सब है। और इसी फंडामेंटल में साइनसोइडल वेवफॉर्म है, और बेसिक फंडामेंटल ये बहुत ज्यादा उसमें इधर उधर नहीं किया है, एवरेज और आरएमएस वैल्यू बस उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप एक बार देख करके याद करके जाइएगा, जिससे अगर कभी कभी 3 मार्क्स में जनरली पूछ लेते हैं लोग, तो वो आप कर सकते हैं। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और चार्ज बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रेस एग्जिस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कोई भी चीज आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ रहा है, आपको यही डेफिनेशन लिखनी है कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के, चार्ज बॉडी के अराउंड जो फील्ड होता है, जिसमें उसका फोर्स एग्जिस्ट करता है, कोई और अगर चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उसको फोर्स वो फील होगा, वो या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, तो उसको हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग सरफेस और पासिंग थ्रू अ सरफेस, इट्स यूनिट इज कूलॉम। ठीक है? एक सरफेस है, उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पेनिट्रेट कर रही हैं, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस का। पर इसको हम लोग जनरली क्या कंसीडर करते हैं? परपेंडिकुलर सरफेस, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस है, उसमें हम लोग लेते हैं, वो फ्लक्स हम लोग कंसीडर करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज फ्लक्स पासिंग एट राइट एंगल थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। सिंपल, जो अगर ये हमारा ए एरिया है जो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो जो 5 फ्लक्स है जो उससे पेनिट्रेट करके जा रहा है, तो 5E/A दैट विल बी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है? डी से हम लोग डिनोट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को। डी इक्वल्स टू 5E/A। 5E क्या है? फ्लक्स पेनिट्रेटिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पेनिट्रेटिंग द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? इतना हम लोग लिख देंगे इसमें। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? वहां पे F अपॉन क्यू होता है। F की वैल्यू आपको Q1 Q2 था, वहां से Q हट जाता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा इतना तो। बस ये इसका फॉर्मूला है। E अगर कोई Q चार्ज है हमारा, उसके अराउंड, उससे कितनी भी दूरी पे हमें पता करना है कि इतना, इस पॉइंट से इतनी दूर हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, कितना जो है फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो दैट विल बी Q/4πε0ε इंटू डी स्क्वायर। ठीक है? तो ये हमारे पास ε0 क्या है यहाँ पे? परमिटिविटी है। 4πε0 इंटू डी स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा सिंपल जो बी और एच के बीच में, ये हमारा एच है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में देखें, और ये हमारा बी है। ठीक है? तो डी इक्वल्स टू ε0 इंटू ई। यहाँ, वहां हमारे पास परमेबिलिटी थी, यहाँ पे हमारे पास परमिटिविटी होती है। ठीक है? परमिटिविटी वही क्या होता है? परमिटिविटी, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी मीडियम की, उतना ज्यादा फोर्स दूसरे चार्ज पे लगेगा, उतना ज्यादा दूर तक, उतना अच्छे से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्प्रेड होगा। जितनी कम परमिटिविटी होगी उतना कम फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ठीक है? ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो परमिटिविटी आर ऑफ 2 टाइप्स, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी वही कि जो किसी मटेरियल की है कंप्लीट, उसको मतलब एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। और एप्सिलॉन नॉट हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, और एप्सिलॉन आर हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसी भी मटेरियल की। ठीक है? कैपेसिटर, मेन क्वेश्चंस यहां से आते हैं इसमें कि कैपेसिटर के बारे में, मतलब
सिंपल डेफिनेशन अगर आ जाए तो कैपेसिटर क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम लोग देखें तो टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर, इट इज आल्सो नोन एज अ कंडेंसर। या अगर हम इसकी प्रॉपर्टी वाइज देखें तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इज कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा, यहाँ से क्यू इक्वल्स टू सी वी। हमारे पास सिंपल चार्ज अगर हमें पता करना है कितना चार्ज एक कैपेसिटर में है तो हमें देखना पड़ेगा उसका कैपेसिटेंस कितना है और वो कितना वोल्टेज तक चार्ज हुआ है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू सी वी हमारे पास होता है फॉर्मूला, यहाँ से C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी आ जाएगा, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी आ जाएगा। जो भी आपको यहाँ फॉर्मूला बनाना हो बना सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज Q इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ आगे हमेशा काम आएगा। Q की यूनिट कूलॉम में, V वोल्टेज में और C हमारा फैराड में। ठीक है, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैराड होती है। अब हमारे पास दो टॉपिक है यहाँ पे, कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो सीरीज का बस थोड़ा सा टिपिकल है, पैरेलल तो बहुत आसान है। सीरीज में क्या है, देखो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, तो जब करंट सेम होगी तो चार्ज सेम होगा, क्योंकि करंट क्या है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सही है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है करंट, तो जब करंट सेम होगी सीरीज में तो इसका मतलब चार्ज सेम होगा। तो चार्ज यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सब पे चार्ज हमारा सेम होगा। तो अगर हर कैपेसिटर में चार्ज सेम हो, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा किस पे, वोल्टेज पे। ठीक है, देखो अब ये दो चीजें, अगर ये सेम रहे और ये बदल रहा है इसका मतलब कैपेसिटेंस बदल रहा होगा, या कैपेसिटेंस अलग अलग कैपेसिटर है हमारे पास और क्यू हमारा सेम है और कैपेसिटेंस हमारा बदल रहा है, तो उसकी वजह से क्या चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, है ना भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू हमारा कांस्टेंट है हर कैपेसिटर के लिए, तो जैसे जैसे हमारा कैपेसिटेंस चेंज होगा वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होगा। इसी वजह से सीरीज में हमारा चार्ज तो सब पे सेम रहता है, चार्ज सबके ऊपर सेम रहता है सीरीज में, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है सारे कैपेसिटेंस पे, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोग को, बिल्कुल 12th का बेसिक है कि किसी भी सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है, किसी भी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है तो टोटल अगर हम यहाँ देखें टोटल वोल्टेज अगर हमारी V है तो ये जो V होगा वो तीन जगह डिवाइड हो रहा होगा, V1 V2 और V3। ठीक है तो V विल बी इक्वल्स टू V1 V2 V3, और Q जो है वो तीनों सब में बराबर होगा, तो Q1 Q2 Q3 सब बराबर होंगे। तो अगर हम यहाँ पर V1 क्या होगा हमारा, Q1 ओवर C1, V2 होगा Q2 ओवर C2, V3 होगा Q3 ओवर C3, लेकिन क्योंकि Q सब में बराबर है तो सब Q ओवर C1 Q ओवर C2 और Q ओवर C3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम टोटल टोटल देखें तो टोटल जो चार्ज होगा डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, दैट विल बी Q1 ओवर C1 Q2 ओवर C2 प्लस Q3 ओवर C3, है ना। जो ये यहाँ इस वोल्टेज की जगह हमने रखा Q ओवर C, जो टोटल वोल्टेज है उसके टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस, और फिर V1 की जगह ये वाला इसका चार्ज और इसका कैपेसिटेंस, इसका चार्ज इसका कैपेसिटेंस, लेकिन चार्ज सबका बराबर है, तो ये Q यहाँ से कॉमन आके इस Q से कट जाएगा, Q इक्विवेलेंट भी Q है और Q1 Q2 Q3 भी Q है, तो उसकी वजह से Q कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला। डिराइव करने को कभी कभी आ सकता है वरना जनरली होता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि सीरीज में दो तीन कैपेसिटर लगे हुए, उसका आपको अलग अलग वोल्टेज फाइंड आउट करना है, अलग अलग जो है चार्ज चार्ज तो खैर सेम रहेगा सीरीज में, कैपेसिटेंस कभी कभी फाइंड आउट करना होता है, वरना वोल्टेज ही पता करते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस इन सीरीज। फिर आ गया हमारा कैपेसिटेंस इन पैरेलल। पैरेलल सॉरी पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज हमारा सेम है, ठीक है, तो वोल्टेज हमारा पैरेलल में सेम रहेगा, तो क्या चेंज होगा, क्योंकि पैरेलल में हमारी करंट डिवाइड होती है, तो करंट यहाँ अलग अलग जारी होगी, तो करंट अलग अलग जारी होगी इसका मतलब चार्ज अलग अलग जा रहा होगा। तो पैरेलल में जो हमारे पास वोल्टेज है वो सेम है, V इक्वल्स टू दिस, तो लेकिन चार्ज अलग अलग है, तो टोटल चार्ज होगा वो तीन जगह डिवाइड होगा, टोटल करंट जैसे तीन जगह डिवाइड हो रही है और करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसलिए टोटल चार्ज हमारा तीन जगह डिवाइड हो रहा है, तो Q विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ Q की हम लोग वैल्यू रख देंगे, Q क्या होता है CV, तो Q1 इक्वल्स टू C1 V1, Q2 इक्वल्स टू C2 V2, Q3 इक्वल्स टू C3 V3, लेकिन V1 V2 V3 हमारे सेम है, दैट इज V। सही है, तो हमने यहाँ रखा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ पे Q1 Q3 Q2 Q3 की वैल्यू रख दी हमने, तो C और फिर यहाँ Q की वैल्यू रखी, तो Q क्या है, टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, और यहाँ पे फिर अलग अलग का रख देंगे हम C1 V1 C2 V2 C3 V3, लेकिन V1 V2 V3 सेम है तो V V V हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से V कॉमन आके इस V से कट जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में हमारा कैपेसिटेंस का बहुत ही आसान है, सिंपल सारे कैपेसिटेंस को जोड़ देना होता है। देखो कैपेसिटेंस जो होती है, ओके कैपेसिटेंस का ओके
कैपेसिटेंस का मैंने दूसरा फॉर्मूला नहीं लिखा एक्चुअली। कैपेसिटेंस जो होती है मैं यहां लिख देता हूं। कैपेसिटेंस का जो दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज C इक्वल्स टू दैट वाज एप्सिलॉन A ओवर D। ये होता है कैपेसिटेंस का सिंपल फॉर्मूला। किसी भी कैपेसिटर के लिए हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट विल बी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A ओवर D। यानी कि डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, वो डिपेंड करता है हमारा इस ये जो प्लेट हमने लगाई है उसके एरिया के ऊपर। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना चार्ज वो स्टोर कर पाएगा। फिर डिपेंड करता है इसके मीडियम के ऊपर। जैसा जितना अच्छा मीडियम होगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, वो उतना ज्यादा स्टोर अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। जितना ज्यादा कह सकते हैं इंसुलेटिंग मीडियम होगा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर पाएगा। ठीक है। और ये होता है डी। डी है हमारा डिस्टेंस। तो जितनी दूर होंगे हमारे कैपेसिटेंस की प्लेटें, उतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स कम डालेंगे, उसकी वजह से हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा कम। तो कैपेसिटेंस भी हमारा तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मीडियम के ऊपर, दूसरा एरिया के ऊपर, तीसरा डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। तो अगर यहाँ एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहाँ आप देखें सीरीज में अगर इन सबको मैं मिला दूं तो ये एक मोटा सा कैपेसिटर बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सबको एक साथ पास पास रख दूं तो ये मोटा सा कैपेसिटर बन जाएगा। तो मोटे से कैपेसिटर के मतलब ये है कि इसके अंदर डी बढ़ जाएगा। डी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। जब डी इंक्रीज कर जाएगी तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे वही होता है, टोटल कैपेसिटेंस हमारा कम हो जाता है। और पैरेलल में अगर हम इन सबको ज्वाइन कर दें तो क्या होगा? एक बड़ा सा कैपेसिटर बन जाएगा। डिस्टेंस सेम रहेगी लेकिन कैपेसिटर बड़ा हो जाएगा, यानी क्या होगा? एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया यानी कैपेसिटेंस अब बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर रही है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारा है कैपेसिटेंस इन पैरेलल, वो हमारा कैपेसिटेंस इन सीरीज था। ठीक है। फिर हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का आता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है जितना इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। क्या है? एक तो इसकी वेव फॉर्म, और दूसरा इसका वो इक्वेशंस। तो ये चार इक्वेशंस आपको याद रखनी है। अगर आप एक भी याद रखेंगे तो उससे आपको चारों क्लियर हो जाएंगे। देखो, वीसी है हमारा चार्जिंग वोल्टेज। चार्जिंग वोल्टेज क्या है? वी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। टाउ होता है हमारा टाइम कांस्टेंट। टाउ इक्वल्स टू आरसी। आर क्या है? जो अच्छा सर्किट नहीं बनाया मैंने, सॉरी। तो यहां पर जो कैपेसिटर है उसको चार्ज करने के लिए हमें चाहिए होता है सर्किट। तो एक आरसी सर्किट हम लोग यहां पर बनाते हैं। जैसे ऐसा, ये एक रेजिस्टेंस होगा, फिर एक कैपेसिटर होगा, और फिर उसके साथ में कोई बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड होगी। ठीक है। तो हमारा जो ये बैटरी है इसको रेजिस्टेंस के थ्रू, आरसी के थ्रू चार्ज कर रहा है। तो टाउ जो होता है वो आरसी होता है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये डिपेंड करेगा कि आरसी जितना ज्यादा होगा उतनी देर में कैपेसिटर चार्ज होगा, और जितना कम होगा उतना जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना लगाया और कैपेसिटेंस उसका कितना है। तो जितना ज्यादा कैपेसिटर होगा ऑब्वियस सी बात है उतनी ज्यादा देर में चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज उसको स्टोर करना है इसीलिए। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वीसीटी इक्वल्स टू वी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। ठीक है। तो अगर टी ओवर टाउ, अगर हम यहाँ इसको जीरो रख दें, तो जीरो जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ है तो वीसी हमारा जीरो है, कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज ही नहीं हुआ। तो अगर इसको जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, इसका मतलब वीसीटी जीरो, यानी हमारा फॉर्मूला सही है। और जब ये फुल चार्ज कब होगा? जब ये इनफाइनाइट होगा। तो ई की पावर जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो। तो वन माइनस जीरो हो गया वन, यानी वी, यानी फाइनल चार्जिंग वोल्टेज हुआ हमारा वी। फाइनल चार्जिंग वोल्टेज कैपेसिटर का क्या हुआ? वी। और इनिशियल चार्जिंग वोल्टेज कैपेसिटर का क्या हुआ? जीरो। और उसके बीच में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल कर्व है इस टाइप से। सही है। तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको। इसमें अगर ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है, अगर हम लोग को ये वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वेव फॉर्म ऑफ कैपेसिटर्स फॉर वोल्टेज या करंट, जिसके लिए भी पूछता है, तो हमें ये फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे इसमें v की वैल्यू लेनी है। v की वैल्यू उसने दी होगी। ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू हमें गिवन होगी। अब अगर यहाँ टाउ की वैल्यू दी हो ना दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू e की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस टू, ई की पावर माइनस थ्री के लिए आप यहाँ रखते जाइए यहाँ पे वैल्यू, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं, उसको यहाँ पे ड्रॉ करते रहिए। ये होगा टाउ, टू टाउ, थ्री टाउ, फोर टाउ, फाइव टाउ तक हम लोग ड्रॉ कर देंगे। बस हमारा काम हो गया। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे t की वैल्यू टाउ अगर हमने रखी तो e की पावर माइनस वन हो गया, टू टाउ रखी तो e की पावर माइनस टू हो गया। तो बस यहाँ पे हमें e की वैल्यू माइनस वन माइनस टू रखनी है कैलकुलेटर में, और वहां पे हमें जो वैल्यू आएंगे वो हम लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग टाउ, टू टाउ, थ्री टाउ, फोर टाउ के लिए वो वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करते रहेंगे। ये भी वो होगा जो हमें दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो चार्जिंग का ग्राफ हो गया, और ये चार्जिंग की इक्वेशन होगी वोल्टेज के लिए। अगर करंट हमें लेना है तो मैक्सिमम करंट होती है वी बाई आर। स्टार्टिंग में बहुत सबसे ज्यादा करंट एकदम स्टार्टिंग में कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो करंट होती है वी बाई आर। तो वी बाई आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमारा करंट का फॉर्मूला है। तो स्टार्टिंग में जब जीरो है ये, तो जीरो ये वन हो गया, यानी कि वी बाई आर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। और ई की पावर इन्फिनिटी होता है जीरो, तो जब ये जीरो होगा तो करंट जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि जब कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाती है।
कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज होता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, और कैपेसिटर बिल्कुल जब स्टार्ट करता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है। समझ आई बात? कैपेसिटर स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और चार्ज होने के बाद ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, चार्जिंग के टाइम पे। इसलिए ओपन शॉर्ट सर्किट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल वोल्टेज जीरो है, ओपन सर्किट में बिल्कुल मैक्सिमम वोल्टेज हमें वहां पे मिल जाता है। ऐसे ही करंट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम है V/R, और लास्ट में हमारी करंट लगभग जीरो हो जाती है बाद में जाकर के, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग याद कैसे रखना है कि देखो ये V1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ था, हमें क्या करना है, करंट होता है V/R, तो V/R हो गया, और ये वन यहां से हटा देंगे तो माइनस ये हमारे पास, सॉरी, ये सिंपल ई की पावर माइनस टी बाई टू, तो V/R ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमारा आ गया चार्जिंग करंट। अब डिस्चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग करंट के लिए अगर हमें चाहिए, तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज जो होगा हमारा, दैट विल बी वीसी टी इक्वल्स टू वी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिस्चार्जिंग में जब हम डिस्चार्ज करें स्टार्टिंग में वोल्टेज हमारा वी है, तो ई की पावर जब यहाँ जीरो रखेंगे तो हमारे पास फुल वोल्टेज आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल पीरियड डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और लास्ट में वोल्टेज हमारा जीरो हो जाता है क्योंकि सारा चार्ज वहां खत्म हो गया। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे। जब हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू किया तो चार्जेस वहां से डिसलोकेट होना शुरू हो गए, चार्जेस हमारे पास खत्म हो गए तो वोल्टेज खत्म हो गया, तो फिर से हमारा वोल्टेज आ जाएगा जीरो, और कोई करंट वहां पे फ्लो नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो होगा, ठीक है। तो V इक्वल्स टू माइनस ई, V इक्वल्स टू ई टी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमारा डिस्चार्जिंग वोल्टेज की वहां पे इक्वेशन है। VCD इक्वल टू V इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ऐसी हमारे पास डिस्चार्जिंग करंट की है, डिस्चार्जिंग करंट और चार्जिंग करंट की देखो इक्वेशन दोनों सेम है। IT इक्वल्स टू V अपॉन R ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, IT इक्वल्स टू माइनस V अपॉन I की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हमने चार्ज किया था इस डायरेक्शन में, अब हम डिस्चार्ज करें तो वापस इसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी, इसलिए माइनस V/R ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होगा। तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो ऐसी बनेगी, ये याद रखना बस। यहाँ पे लड़के बहुत गलती करते हैं, इसको भी ऊपर से बना देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये हमारी नीचे से बनेगी, माइनस V/R से जीरो की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये चार वेव फॉर्म है, ये चार इक्वेशन है, ये आपके सिलेबस में कभी कभी पूछ लेता है या ड्रॉ करने के बोल देता है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में ई की पावर को -1 -2 -3 रख के वैल्यूज यहां फाइंड आउट करनी है, और उसको ग्राफ में प्लॉट करना है, और यहाँ पे टाओ, 2 टाओ, 3 टाओ यहाँ पर रखते चले जाना हम लोग को, ठीक है। ये टी है हमारा। फिर आता है टाइम कांस्टेंट, क्या होता है, जो टाओ है हमारा आरसी, वो है टर्म कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी चार्जिंग सर्किट इज डिनोटेड बाय टाउ मेजर्ड इन सेकंड व्हेन टी इक्वल्स टू आरसी टाओ, सॉरी, ये मतलब यहां पर ये थोड़ा सा बस नहीं होगा। टाइम कांस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है हमारी, एग्जैक्ट डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट की लिखी है मैंने यहाँ पे, ओके, नहीं लिखी, सॉरी। टाइम कांस्टेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टेकन बाय द सर्किट टेकन बाय कैपेसिटर टू चार्ज अप टू इट्स 0.632 या 63.2% ऑफ फुल वोल्टेज, ठीक है। ये आपको लिखना है, टाइम कांस्टेंट, टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू है, जब ई की पावर यहाँ हम लोग माइनस, यहाँ पे जब हम ई की पावर -1 रखते हैं तो यहाँ पे आता है 0.632 इंटू वी, वी जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो, तो 63.2% तक चार्ज होने में इतना टाइम लगता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। द टर्म आरसी नंबर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट of RC charging circuit and denoted by tau and measured in second, ठीक है। and it is defined as the time taken by the capacitor to be charged up to 63.2% of its final value, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन, सही है। फिर आता है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये वाला भी एक जो डेरिवेशन है, ये 3 मार्क्स में बहुत आता है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कभी कभी 5 मार्क्स का भी आता है, 6 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का आ रहा है तो आप डायग्राम भी उसमें साथ में बना देना, वरना सिंपल आपको इतना लिखना है। क्या लिखना है, हमें पता है करंट जो है वो C dV/dt होते हैं, कोई भी करंट अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग जैसा भी है, करंट हमें फ्लोइंग पता करना है। एक उसमें जो हमारे पास कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज चेंज हो रही है अगर, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी, I इक्वल्स टू C dV/dt होता है हमारे पास करंट के लिए, I इक्वल्स टू C dV/dt मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ, क्यों होता है ऐसा, I क्या होता है, I होता है dQ/dt होता है ना I। तो अगर हम लोग Q इक्वल्स टू CV था हमारे पास यहाँ पे, देखो
कैसे होता है, मैं इसमें आपको लिखने की वहां पे जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। Q इक्वल्स टू सी वी होता है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा सी डी वी बाई डी टी, ठीक है, और डी क्यू बाई डी टी होता है आई, तो आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी हो गया, नहीं हो गया, समझ आई बात। तो आई होता है हमारा सी डी वी बाई डी टी कैपेसिटर के लिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ आवर इक्वेशन बाय वी, वी हैव, अगर हम लोग इन दोनों को वी से मल्टीप्लाई कर दें, देखो हमें क्या करना है, एनर्जी स्टोर करनी है, एनर्जी पता करनी है, और मैंने पहले बताया था एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, और पावर होती है करंट इनटू वोल्टेज, तो हमने यहाँ से करंट पहले पता कर लिया, इसमें वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो सी वी इंटू डी वी बाई डी टी हो गया हमारे पास, अब ये हमारे पास पावर आ गई, वोल्टेज इंटू करंट पावर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे फिर से टाइम के लिए, तो पी डी टी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सी वी डी वी बाई डी टी इंटू डी टी, टाइम से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो dt का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस dt से dt कट जाएगा, हमारे पास बचेगा cv इंटू dv, और जब dv मतलब वोल्टेज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा, c बाहर आ जाएगा, v dv हो जाएगा, और v यानी v स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। तो अगर आप इतना 4-5 लाइन का ये डेरिवेशन करके आ रहे हैं, तो आपको पूरे 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, जितने का भी मतलब ये है, अगर 6 मार्क्स का आ रहा है तो साथ में ये भी बना देना साथ में, और इसको ठीक है वी भी रखेगा तो भी सिर्फ ना, यहाँ आर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक ये डायग्राम हमें बनाना है, और ये 5-6 लाइन लिखनी है पूरा, अगर सिर्फ 3 मार्क्स का है तो सिर्फ ये डेरिवेशन करना है, कोई डायग्राम भी नहीं बनाना, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट खत्म। अब आता है हमारा एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में सिंपल जो हमें समझने की चीज है वो है वेव फॉर्म, कहाँ गया, ये हमारी वेव फॉर्म होती है, ठीक है। इस वेव फॉर्म में अलग अलग चीजें हमारे पास है, जैसे इसकी पीक वैल्यू है, इसका टाइम पीरियड है, इसकी फ्रिक्वेंसी है, वो सब, तो उसके लिए हमने हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी, ठीक है। जैसे जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसे कहते हैं, टाइम के किसी इंस्टेंट पे उसकी क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे टी है, टी में हम जो भी यहाँ वैल्यू रखेंगे उस टाइम पे हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज और करंट जो भी है, ठीक है। तो साइनसोइडल वोल्टेज करंट के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो ये होती है, v इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस, ठीक है। तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में, तो हम ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई एफ, ठीक है, यहां हमने लग दिया 2 पाई एफ। अगर आप साइन को कभी भी डिग्री में ले रहे हैं तो इस पाई की जगह हम लोग 180 रखेंगे, अगर कैलकुलेशन के टाइम पे ध्यान रखना बस इतना, ठीक है। वेवफॉर्म क्या है हमारा, इफ इट इज द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने टाइम के अकॉर्डिंग इसकी टी की अलग अलग वैल्यू रखते हुए हमने इसको पूरा प्लॉट कर लिया, इसको हम लोग कहते हैं इसकी वेवफॉर्म। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकंड, वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी स्पेंड 2 इलेक्ट्रिकल रेडियन, दैट्स व्हाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ रेडियन पर सेकंड, ठीक है। 2 पाई एफ हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एफ हमारी मेन फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमारी अटेंड कर रहा है पीक वैल्यू, उसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। फिर अच्छा यहाँ पे था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हाँ, it is the value of alternating quantity at a particular instant of time, I equals to im sin omega t, v equals to vm sin omega t। साइकिल क्या है, each repetition of complete set of changes undergone by an alternating quantity is called cycle। जितने भी चेंजेस उसमें हो रहे हैं, जितनी भी वैल्यू उसकी मिल रही है, जब तक जहां से उसने स्टार्ट किया वो सारी वैल्यू कवर करके जब तक वापस वहां नहीं आ जाता, उसको हम लोग साइकिल कहते हैं, ठीक है। कि उसने एक जगह से स्टार्ट किया और जितना उसको चेंज कर सब कुछ उसने चेंज किया, फिर वापस वहां से फिर दोबारा से चेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो 2 पॉइंट के बीच की वैल्यू, इसको हम लोग साइकिल कहते हैं, कि टोटल जो हमारे पास चेंजेस अंडरगोन हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा साइकिल हो गया। टाइम पीरियड क्या है, अब इस साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है उसका, समझ आई बात। ये जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड कहला रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स होंगे, वो फ्रीक्वेंसी है हमारी, टोटल नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता ही दिया, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम बनाना है, अगर वेवफॉर्म के बारे में कुछ भी पूछे वहां पे वो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है, साइकिल इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो नहीं, लेकिन साइकिल टाइम पीरियड या वेवफॉर्म पूछ रहा है या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो आप फौरन ये डायग्राम बना दीजिए पहले इस टाइप का। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 पाई 2 पाई इतना लिख देना बस, यहाँ 0 यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई, इतना अगर आप लिख देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आपको वेवफॉर्म पता है। फिर ये लिखना है कि ये हमारा पूरा टाइम पीरियड है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये छोटी छोटी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं जो भी हमारे पास है। यहाँ आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी या वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी लिख देना, ठीक है। चलो, और ये जो +1 -1 लिखा है, +1 -1 मत लिखना, यहाँ पे प्लस आई एम माइनस आई एम या प्लस वी एम माइनस वी एम, जो भी तुम यहाँ लिख लो। अगर यहाँ आई एम साइन ओमेगा टी लिखा है तो ये आई एम होगा माइनस आई एम होगा, यहाँ वी एम साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं तो यहाँ वी एम होगा माइनस वी एम होगा, ठीक है।
चलो उसके बाद ये आता है, फिर ये डेरिवेशंस बहुत आते हैं, एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू का आता है 3 मार्क्स का, आरएमएस वैल्यू का आता है 5 मार्क्स का अगर आता है तो ठीक है। तो एवरेज वैल्यू सिंपल, जो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको हमें इंटीग्रेट कर देना है और उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे जो भी उसका पर्टिकुलर एरिया है। तो क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चल रहा है, तो अगर हम दोनों का एवरेज लेंगे तो जीरो आएगा ही हमेशा, तो इसलिए हम लोग एक हाफ साइकिल का हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास साइनसोइडल करंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। तो आई एवरेज जो है हमारा 1/पाई, जीरो से पाई तक ले रहे हैं हम लोग, तो जीरो से पाई तक आई को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो आई की वैल्यू हमने आई एम साइन ओमेगा टी रख दी, उस आई एम या कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो 0 to पाई साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी हमने रखा, तो कॉस पाई होता है -1, ठीक है। तो कॉस पाई जब -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा। और ये जब इसमें रखेंगे, लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं, तो माइनस माइनस कॉस जीरो, तो कॉस जीरो हमारा 1 होता है, तो ये -1 और ये माइनस बाहर आ गया, फिर से प्लस होगा, तो टोटल 2 आ गया हमारे पास। तो आई एवरेज की वैल्यू होगी 2Im/पाई, ठीक है, या 0.67 Im साइनोसोडल करंट के लिए हमारे पास आई एवरेज। ऐसे ही सेम सेम केस हमारा वोल्टेज के लिए भी होगा। साइनोसोडल मतलब वेवफॉर्म के लिए हमारे पास आई एवरेज या वेवफॉर्म का एवरेज जो है वो 2Im/पाई आ गया। वी होगा तो वी एवरेज 2Vm/पाई हो गया। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछे कि फाइंड राइट द एक्सप्रेशन या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म या साइनोसॉइडल वोल्टेज, तो आप यहाँ पे सब जहां जहां मैंने आई लिखा है वहां वहां वी लिख दीजिएगा। समझ में आई बात? क्लियर है ना? फिर आती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ये रूट मीन स्क्वायर चल रहा है, हम लोग राइट हैंड साइड चलते हैं, स्क्वायर करेंगे फिर मीन करेंगे फिर उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि ये वो अमाउंट है कि इतनी मतलब ये एसी का डीसी इक्विवेलेंट है, कि जैसे इतनी एसी हमने मैंने 220 वोल्ट की एसी हम लोग ने किसी रजिस्टर में दी, 220 उसका आरएमएस वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि वही 220 वोल्ट की अगर डीसी में करंट उसमें सप्लाई करूं, 220 एम्पियर की डीसी करंट अगर मैं सप्लाई करूंगा, तो वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, ठीक है। इट इज गिवन बाय द डायरेक्ट करंट व्हिच व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ गिवन सर्किट फॉर अ गिवन टाइम प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम, ठीक है। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके डेफिनेशन में, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एनालिटिकल मेथड में वही जो हमने अभी करा था, IRM स्क्वायर होगा क्या, वन IRM स्क्वायर है, फिर इसका रूट कर लेंगे तो सिंपल IRMS मिल जाएगा। तो IRMS हमारे स्क्वायर जो होगा 1/पाई 0 to पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी होगा। देखो स्क्वायर किया हमने, मीन ले लिया, इसके बाद इसका अंडर रूट कर देंगे हम लोग, तो स्क्वायर का हमारे पास आएगा IM इंटू साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा IM स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा IM स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है हमारा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है कॉस 2 ओमेगा टी। तो वहां से हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो साइन स्क्वायर टी की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो वो हमने यहाँ पर रख दी इंटीग्रेशन में, ठीक है। अगर तुम्हें पता है फॉर्मूला बहुत अच्छी बात है, एक बार लिख के देख लेना, अगर नहीं पता तो याद कर लो, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास अब बिल्कुल भी, है ना। तो आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई एम स्क्वायर ओवर 2 पाई, फिर यहाँ पे आ गया हमारा ये 1 इंटीग्रेट होगा, कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेट होगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 जब इंटीग्रेट होगा तो यहाँ से पाई आएगा हमारे पास, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू पाई पे भी जीरो होती है, जीरो पे भी जीरो होती है, तो ये टर्म तो वैसे ही हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। साइन में टी भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो ये हमारा टर्म कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। इसके बाद ये बचा 1, तो 1 पाई माइनस जीरो पाई, तो पाई आ गया बाहर, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो आई एम स्क्वायर ओवर 2 IRMS स्क्वायर। तो यहां से हम IRMS निकालेंगे तो दैट विल बी आई एम स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आई एम बाई रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल IRMS की वैल्यू है, आई एम बाई रूट 2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कि कभी हमें वेवफॉर्म दे दी IRMS पूछेगा, या कभी RMS वैल्यू दे दी वेवफॉर्म पूछेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ठीक है, समझ में आया IRMS की वैल्यू। तो अगर न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन आता है इसका तो 6 मार्क्स का आएगा, और ये इतना लिखना होगा आपको, इसमें ये भी नहीं लिखनी, डेफिनेशन में ही लिखनी होगी। अगर सिर्फ डेरिवेशन आता हो तो यहां से स्टार्ट करना, यहां पे खत्म करना है, 6 मार्क्स कंप्लीट। समझ गए बात? देखो ये पेपर ऐसा आएगा कि मुश्किल से 40 मिनट्स लगेंगे इसको, तो आप में से हर आदमी 1 घंटे से पहले पेपर सबमिट करके बाहर निकलना चाहिए, समझे? चलो, अगर याद रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं, ठीक है, हो जाएगा। अगर देखिए ये सारा ऐसा है कि ड्राइव्ड है, एक चीज नहीं आ रही, आप दूसरी चीज लिखिए उससे उसको ड्राइव कर लीजिए, इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीक फैक्टर ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म, पीक फैक्टर क्या है? पीक डिवाइड बाई आरएमएस। पीक फैक्टर क्या है? पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू, इसको हम लोग केपीएस से
डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आई एम, आरएमएस वैल्यू कितनी थी, आई एम बाई रूट टू, तो आई एम बाई रूट टू से रूट टू पर चला जाएगा, आई एम से आई एम कट जाएगा, केपीएफ आ गया हमारा रूट टू, दैट इज 1.414। ठीक है। अच्छा, फॉर्म फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर में हमारा आरएमएस डिवाइड बाई एवरेज, ये याद रखना। फॉर्म फैक्टर में आरएमएस ऊपर है, पीक फैक्टर में आरएमएस नीचे है। ठीक है, पीक से तो समझ में आ रहा है, पीक वैल्यू की बात हो रही है तो पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस। फॉर्म फैक्टर में भी आरएमएस होगा, आरएमएस ऊपर होगा, डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, आरएमएस थी हमारे पास आई एम बाई रूट टू, एवरेज वैल्यू टू 2 आई एम बाई पाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाई बाई टू रूट टू। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1.11। देखो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, अगर कभी भी इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है इसका मतलब आपने गलत किया है। ठीक है, होता है कि बच्चे इसमें ये करते हैं, एवरेज वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, आरएमएस वैल्यू नीचे लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इन दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वैल्यू रख के एक बार चेक कर लेना कि गलत तो नहीं आ रही है, तो फिर उसको रिवर्स कर लेना। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा रेक्टेंगुलर टू एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये भी आप लोग को पता है कि देखो रेक्टेंगुलर में हम लोग एक्स प्लस आई वाई करके लिखते हैं, और पोलर में हमारा आर थीटा वाला होता है। मेन आता है इनका कन्वर्जन, कि अगर हमें एक्स वाई में दिया हुआ है तो आर थीटा में कन्वर्ट करना है, आर थीटा में दिया हुआ तो एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। तो अगर एक्स वाई से आर थीटा में कन्वर्ट करना है तो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, या इसको कहते हैं टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, तो जो आई के पास साथ है वो ऊपर जाएगा अपने साइन के साथ, लेकिन आई यहां नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आई नहीं आएगा, सिर्फ जो कोफिशिएंट है वो और उसका साइन, अगर वो माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। ऐसे ही सेम एक्स के लिए, अगर माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, जो भी वैल्यू हमारे पास है। जैसे 10 और 5 थे हमारे पास यहाँ, तो 10 और 5 को हमने यहाँ पे प्लस कर लिया, दोनों 10 प्लस 5 आई था, तो यहाँ पे आर की वैल्यू होगी 11.18, और यहाँ पे टेन इनवर्स 5/10 हो गया। इमेजिनरी 5 है, रियल 10 है, तो यहाँ से हमारे पास 26.56 डिग्री आ गया। यहाँ पे एक बार अपने कैलकुलेटर को याद रखना कि हमेशा डिग्री पे रखना है, कैलकुलेटर को हमेशा डिग्री पे रखना है, और अगर साइन के अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो पाई की जगह 180 रखना है वहां पर। ठीक है, फिर पोलर से अगर रेक्टेंगुलर में हमें कन्वर्ट करना है तो रेक्टेंगुलर हो गया आर थीटा, सॉरी पोलर हो गया आर थीटा, तो एक्स होगा हमारा आर कॉस थीटा और वाई होगा आर साइन थीटा। सिंपल, आर की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे तो एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा। जैसे यहाँ पे 5 अगर आर दिया और थीटा 36.86 है तो एक्स होगा हमारा 3.34 और वाई हो जाएगा हमारा -3.72। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेक्टेंगुलर और पोलर में। बस ये चार फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये वाले, ये जो ग्रीन ग्रीन में मैंने सर्कल किए हैं ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, इजीली आप रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना आपके कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर वाला ऑप्शन बाद में यूज करना है, पहले इसको स्टेप वाइज करना है, उसको सिर्फ यूज करना है आंसर के चेक करने के लिए। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का बस ये सिंपल सा है, वैसे आएगा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हमारा पोलर में आसान होता है, तो अगर हमें दो वैल्यू दें, जैसे आर वन आर टू है और थीटा वन थीटा टू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जस्ट हमें मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होता है और एंगल को प्लस करना होता है उसके साइन के साथ। मान लो थीटा डी अगर -40 है और थीटा वन 70 है, तो 70 -40 होगा। ठीक है, अगर एंगल नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही हम लोग लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में जस्ट ये प्लस हो जाएगा हमारा एंगल जो भी है हमारे पास, और मैग्नीट्यूड हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन में जो थीटा है वो माइनस होगा और मैग्नीट्यूड सिंपल डिवाइड होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिवीजन सिर्फ आर का होगा, यानी मैग्नीट्यूड का होगा। एंगल या तो प्लस होगा या माइनस होगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एडिशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आसान होता है। ठीक है, तो अगर कोई पोलर में है तो उसको हम पहले रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, तब उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई है, तो आई वाले टर्म हम लोग एक साथ ले लेते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं, और जो नॉन आई वाले रियल वाले टर्म है उनको हम लोग एक साथ लेके वहां प्लस कर देते हैं। तो ये पूरा हमारा रियल पार्ट हो गया, ये पूरा हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फेज। फेज क्या होता है? द फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डिविजनल पार्ट ऑफ अ साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड ओरिजिन। ठीक है, अगर जैसे ये पार्ट हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक फेज होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मली ये क्या रहता है कि एक वेवफॉर्म हमने रेफरेंस कंसीडर करिए, और दूसरी वेवफॉर्म में फिर हम देखते हैं कि ये इससे कितना फेज आगे चल रही है पीछे चल रही है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की पीक अलग अलग टाइम पे आ रही है तो जितना डिफरेंस है उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब इसकी पीक पहले आ रही है, इसकी पीक बाद में है, तो जितनी देर बाद आ रही है, ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू के लिए, वो हमारा हो जाएगा ये फेज डिफरेंस। ओमेगा टी, टी नहीं, टाइम नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग पूरा फ्रिक्वेंसी लेंगे उसकी, ओमेगा टी करके पूरा उसका एंगल लेंगे हम लोग, फेज लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, दो साइनसोइडल करंट है, एक है हमारा आई एम वन साइन ओमेगा टी, ये वाली जो है, और ये आई एम टू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस थीटा का मतलब ये कि हमारी ये पीछे चल रही है, सॉरी यहाँ पर जो आई एम टू है वो प्लस थीटा है। एक मिनट,
ओके तो यहाँ IM2 हमारा वो प्लस थीटा है। क्यों है प्लस थीटा? जो हमारा IM2 है उसकी पीक पहले आ रही है, तो जिसकी पीक पहले आती है वो लीड कर रहा है। देखो हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, तो ओरिजिन से जिसकी पीक हमें पहले मिली इसका मतलब वो लीड कर रहा है, जिसकी पीक बाद में मिली इसका मतलब वो लैग कर रहा है। तो अगर ये, और हम रेफरेंस किसको मानेंगे? जो जीरो से स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ जीरो से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है IM1। एक मिनट, I2 दोनों को ही लिख दिया इन्होंने, क्या कर रहे हैं ये लोग? IM2 ये हो गया, IM1, हाँ ठीक है। ये हमारा IM1 है रेड वाला, ये IM2 है ग्रीन वाला, ठीक है। तो IM1 को हमने रेफरेंस लिया है यहाँ पे, तो क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हमने किया तो IM1 को रेफरेंस लिया, तो IM1 हो गया हमारा IM1 sin ओमेगा टी। अब IM2 जो हम लोग ले रहे हैं उसमें अगर हम यहाँ से देखें तो IM2 की पीक पहले आ रही है, रेड वाली बाद में आ रही है, ग्रीन वाली पहले आ रही है। इसका मतलब IM2 की पीक पहले आ रही है, इसका मतलब हमारा जो IM2 है यानी I2 है हमारा, वो आगे चल रहा है, वो लीड कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास IM2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। यहाँ पर समझ में आई बात? यहाँ पे ये लीड कर रहा है, फेज आगे चल रहा है, तो इसलिए प्लस थीटा होगा। अगर ये बाद में आ रही होती तो ये माइनस थीटा होता। अब ये आगे आ जाएगा, देखो जैसे ये, इसको कहते हैं हम लोग इन फेज। इन फेज का मतलब है वोल्टेज और करंट दोनों हमारी सेम सेम चल रही है, या दोनों करंट की भी वेवफॉर्म हो सकती है, मतलब दोनों में साइन ओमेगा टी है, किसी में प्लस माइनस थीटा नहीं है वहां पर, ठीक है। फिर ये लैगिंग। अब यहाँ वोल्टेज आगे है, करंट पीछे, तो अब वोल्टेज होगा वो साइन ओमेगा टी होगा, और करंट जो होगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा होगा। समझिए बात? या -5 जैसा भी आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा जैसे 2π+5 हो रहा है ना, ये कि 2π+5 पे जाके ये जीरो हो पा रहा है 2π की जगह, तो इसीलिए ये जो है वो -5 हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसको 2π पर तक जाएंगे हमें 5 और देना पड़ेगा, तो तब जाके 2π+5 और -5 तब ये 2π होगा। समझ में बात? इसको छोड़ दो, इतना भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो कि ये जो बाद में, क्योंकि देखो यहाँ देखो इसकी पीक पहले आ रही है, इसकी पीक बाद में आ रही है ना। तो ये वाली लीड कर रही है, ये वाली लैग कर रही है, लेकिन ये जो लीडिंग है इसी को हमने रेफरेंस लिया है। इसका मतलब इसका होगा ओमेगा टी, और ये इससे लैग कर रही है, इसकी पीक बाद में आ रही है, ये होगा ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको हमने रेफरेंस लिया है, तो ये होगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ये पहले आ रही है, इससे इससे पीक इसकी पहले आ रही है, तो ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हुआ है कि 90 लिखा है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 होगा तो वो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ये इन्होंने यहाँ शो कर दिया है। आपको उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि ऑरिजिन से हमें चलना है, देखना किसकी पीक पहले आ रही है। तो इसकी पीक क्योंकि पहले आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आगे चल रही है वेव, ठीक है। ये वेव आगे चल रही है तो ये प्लस थीटा होगा, और यहाँ पे ये वेव पीछे चल रही है, इसकी पीक पहले इसकी बाद में आई है, तो इसलिए ये माइनस थीटा होगा। तो जो बाद में आ रही है वो लैगिंग है, जो पहले आ रही है वो लीडिंग है, ठीक है। तो ये लैगिंग फेज हो गया करंट का, ये लीडिंग फेज हो गया करंट का, और ये इन फेज हो गया, दोनों वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, ठीक है। चलो ये था हमारा सेकेंड यूनिट का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। जितना बस इतने ही टॉपिक्स आएंगे, घबराओ। होता क्या है देखो, जैसे इसमें ये हमारा क्वेश्चन बैंक है इस टाइप, ये वही क्वेश्चन जो ज्यादातर पिछले सालों में बार बार उन्होंने पूछे, मैंने वही उठा के यहाँ डाले। जैसे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको जरूर याद रखना है। फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ये कभी कभी डेफिनेशन में पूछा जाता है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी पूछ लेते हैं। फिर एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये हमें पूछा है। चार्जिंग करंट, टाइम कॉन्स्टेंट एंड इनिशियल चार्जिंग करंट, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, V इक्वल्स टू क्या होता है, दोनों चीज लिख देना। अगर चार्जिंग वोल्टेज पूछा होता तो V की पूरी वो जो थी VC इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ हमें लिखना था। लेकिन अगर सिंपल इसने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है तो V इक्वल्स टू Q बाई C भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही लिख देना। चार्जिंग करंट वाले में, IC की वैल्यू लिखनी होगी, IC इक्वल्स टू V बाई R इंटू e की पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। V अपॉन R e की पावर माइनस टी बाई टाउ था IC, तो वो चार्जिंग करंट की हो गई। और फिर टाइम कॉन्स्टेंट टाउ इक्वल्स टू RC, और फिर इनिशियल चार्जिंग करंट क्या होगी, इनिशियल चार्जिंग करंट हमारी V बाई आर होती है, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। उसी इक्वेशन में टी की वैल्यू जीरो रखेंगे, की वैल्यू आई की वैल्यू हमारे पास V अपॉन आर आ जाएगी। फिर स्केच द कर्व ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द चार्जिंग कैपेसिटर एंड चार्जिंग करंट व्हेन चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस आर एंड कनेक्टेड डीसी वोल्टेज। यानी उन्होंने सिर्फ चार्जिंग वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म पूछा है, तो दोनों की इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, उसमें टी की वैल्यू टाओ, टी टाओ, टाओ 2 टाओ 3 टाओ रख के उसकी वैल्यू हम लोग वहां पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा ही होता है जनरली, या तो चार्जिंग का पूछा जाता है या डिस्चार्जिंग का पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको चारों अगर वो इक्वेशंस याद है तो आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज रखनी है और वहां से उसको ड्रॉ कर देना है। फिर डिफाइन साइकिल, पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी, ये सब पूछा है इन्होंने, ये सिंपल अभी मैंने डेफिनेशंस दी थी आपको इस वाली पीपीटी में, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वैरिंग अल्टरनेटिव करंट इन टर्म्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू बाय एनालिटिकल मेथड। जो हमने अभी किया था वो एनालिटिकल मेथड ही है, ये आता है 6 मार्क्स में, ये वाला एक्सप्रेशन, और बहुत बार आया। फिर यहाँ पे ऐसे ही सेम एवरेज वैल्यू का पूछ लिया, तो कभी आरएमएस पूछ लेते हैं, कभी एवरेज पूछ लेते हैं। फिर फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर की वैल्यू आ गई। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम। तो इक्वेशंस मैंने ये बताया, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा लीडिंग में, माइनस थीटा होगा लैगिंग में मैथमेटिकल इक्वेशन में, और वेवफॉर्म वही
यहाँ पे जैसे इसकी ये वाली वेव फॉर्म जो है, लीडिंग का पूछा उसने तो ये वाली वेव फॉर्म बता देंगे। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये लीडिंग में ये वाली वेव फॉर्म होगी, ये आगे चल रही है पीछे चल रही है। लैगिंग में ये वाली वेव फॉर्म होगी अगर लैगिंग पूछते हैं तो। उसके अलावा फिर फेजर डायग्राम, ओ यस फेजर डायग्राम मैंने बनाना भूल गया, रुको फेजर डायग्राम बता देते हैं यहाँ पे। देखो फेजर डायग्राम जो होगा, चलो भाई सॉरी, फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं कैसे। फेजर डायग्राम हमारा कंप्लीट डिपेंड करता है पोलर क्वांटिटीज में हम लोग लिखते हैं। तो एक हमारे पास आर होता है और एक थीटा होता है, ठीक है। तो जो एक रेफरेंस है उसमें सिर्फ आर होगा, मतलब ये साइन ओमेगा टी वाला तो यहाँ चला जाएगा, और ये थीटा, तो ये आर और थीटा वाली ये वाली वैल्यू होगी। मतलब दो क्वांटिटी अगर हमारे पास है तो एक में आर एंगल 0 होगा और दूसरे में आर एंगल थीटा होगा, ऐसे होगी हमारे पास, यानी R1 R2 और थीटा 2, ये थीटा 1 हमारा 0 रहेगा ऐसे करके। तो सिंपल, आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसे एक हम लोग वोल्टेज बनाएंगे, ये हो गया वोल्टेज का वेव फॉर्म फेजर, और ये हो गया करंट का फेजर, और ये हो गया फाई फेज डिफरेंस। ये हमारा हो गया लीडिंग के लिए, LEADING, लीडिंग में ऊपर की तरफ जाएगी करंट, ठीक है। और अगर लैगिंग है हमारा करंट लैगिंग है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा करंट नीचे की तरफ जा रही होगी, सिंपल, और कुछ नहीं करना। लैगिंग फेज करंट में V हमारा हो गया ये, तो इससे नीचे की तरफ हमारी करंट जा रही होगी, और ये हो गया हमारा फाई। और कोशिश ये करना कि I का जो मैग्नीट्यूड है ये छोटा हो, V ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि I क्या होता है, I होता है V/R। तो वोल्टेज को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वोल्टेज से कम ही आएगा ज्यादातर, इला कि रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हो तो एक अलग बात है। पर मसला है कि V है, अगर ये है हमारा लैगिंग के लिए, ये हमारा लैगिंग करंट के लिए हो गया, ये लीडिंग करंट के लिए हो गया, ठीक है। और वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं, और अगर दोनों सेम है, इन फेज है, तो ये हमारा V हो गया, और इसी में साथ में ये हमारा I हो गया, ठीक है, इसी लाइन पे ये हो गया हमारा इन फेज के लिए, ठीक है। समझ में आ गया लीडिंग लैगिंग कैसे करना है। ओके, फिर हमें देखो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल एकदम क्लासिक न्यूमेरिकल है, बहुत बार आया है, ये आता ही आता है ये वाला। कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट डीसी सप्लाई। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर भी इसने पूछ लिया, ठीक है। वरना होता है कि जनरली यही दो चीजें पूछते हैं, कैपेसिटेंस और वोल्टेज पूछ लेते हैं बस, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड नहीं पूछते। या फिर जनरली यहाँ पे दो ही कैपेसिटर दिए हुए होते हैं, तीन नहीं दिए होते, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे पता करेंगे, याद है ना, कैसा फॉर्मूला था हमारे पास, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया हमारा। सबकी वैल्यू माइक्रोफैराड में, तो सबकी वैल्यू चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको सिंपल माइक्रोफैराड में ही रख दो। मान लो ये भी अगर माइक्रोफैराड में है, ये तो माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड सब में कट जाएगा, सिंपल नंबर रख के हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि इतना माइक्रोफैराड का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप जैसे भी रखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर हमें पता करना है। तो अक्रॉस ईच कैपेसिटर के लिए पता करने के लिए हमें ये टोटल वोल्टेज दिया है V, तो अगर V हमें पता है, सही है, और हमें टोटल C पता है, तो Q इक्वल्स टू होता है CB। तो V इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, यानी ये हमारे पास हो गया Q। तो टोटल Q आ गया हमारे पास, यहां से इस वोल्टेज से इस इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल Q आ जाएगा, टोटल चार्ज। अब ये चार्ज सारे कैपेसिटर में बराबर होगा। तो हमें क्या पूछा, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी जो हमारा Q है वो हमारा C1 V1 भी है, और Q ही हमारा C2 V2 भी है, और Q ही हमारा C3 V3 भी है ना, C3 V3। तो यहाँ Q की वैल्यू सब में सेम रहेगी, यहाँ C1 की वैल्यू रखेंगे तो V1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यहाँ पे C2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से V2 की पता चल जाएगी, यहाँ पे C3 की वैल्यू रखेंगे तो V3 की पता चल जाएगी। समझ में आ रही है बात। क्या करना है, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, फिर टोटल चार्ज पता करना है, फिर उस टोटल चार्ज को यहाँ वाले इन वाले फॉर्मूले में रख के अलग अलग वोल्टेज हम लोग पता कर लेंगे कैपेसिटर पे क्या जा रही है, ठीक है। क्लियर है। कभी ऐसा होगा कि दो ही कैपेसिटर होंगे तो और आसान है, दो कैपेसिटर में को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना और ज्यादा आसान है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। वन मतलब अगर दो कैपेसिटर में दिए हुए तो C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होगा। अगर सिर्फ दो कैपेसिटर में दिए हुए हैं तो C इक्विवेलेंट विल बी C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, याद रहेगा। चलो, तो तीन है तो फिर हमें पूरा ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फिर क्या बचा, इसके बाद साइनसॉइडल वैल्यू ऑर्डिनरी करंट हैज आरएमएस वैल्यू। देखो यहाँ पे इसने आरएमएस वैल्यू दे दी है और टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। टी की टोटल वैल्यू यहाँ से हम लोग एफ निकालेंगे, इस टाइम पीरियड टी का वैल्यू नहीं रखना, यहाँ से एफ इक्वल्स टू 1/T होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू 1/T करके हम लोग एफ निकालेंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ करंट, और वहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ करंट क्या है हमारी, इक्वेशन ऑफ करंट है, इक्वेशन ऑफ करंट क्या है हमारी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन 2 पाई एफ इंटू टी, ये है इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है।
इफ द वेव फॉर्म, इफ दिस करंट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट एट टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसने अब क्लियर कर दिया कि आपकी जो वेव फॉर्म है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, करंट की वेव फॉर्म हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब कोई फेज शिफ्ट नहीं है इसके अंदर, सिंपल है हमारे पास। तो सिंपल है आई एम साइन 2 पाई एफ इंटू ओमेगा टी, सॉरी 2 पाई एफ टी हो गया हमारे पास। तो इसने क्या दिया था यहाँ पे, आरएमएस वैल्यू दी 10 एम्पियर, यहां से हम लोग आई एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आई एम इक्वल्स टू √2 इंटू आई आर एम एस। तो यहाँ से आई एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आई एम यहाँ रख देंगे, साइन रख देंगे, एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 ms 50, तो 100 πt सिंपल आ गया। क्या है, इक्वेशन पूछा है। फिर इफ द वेव फॉर्म, फिर ने क्या पूछा, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 4 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 4 मिलीसेकंड पे इसकी वैल्यू, तो टी की वैल्यू रखेंगे 4 मिलीसेकंड, लेकिन यहाँ पे पाई की जगह हम रखेंगे 180, क्योंकि हम लोग डिग्री में फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है साइन के अंदर वो डिग्री में रखना है, तो पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग 180, और टी की जगह रखेंगे 4 × 10⁻³ वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई की 4 मिलीसेकंड पे भी, 15 मिलीसेकंड पे भी, जो भी हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम देखो इसमें क्या है, आरएमएस वैल्यू उसने दी है 15 हर्ट्ज, अब इसने फ्रीक्वेंसी दे दी डायरेक्ट, एफ दे दिया, आरएमएस दे दिया, टी इक्वल्स टू 0, इट्स वैल्यू इज बिकम्स 10 एम्पियर। अब इसने कहा है कि टी इक्वल्स टू 0 पे 0 नहीं है, इसका मतलब जो वेव है वो कहीं पीछे से शुरू होकर आ रही है, यानी कि ऐसे कुछ आ रही है ये वेव, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि अब हमारी जो वैल्यू होगी वो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब हम जब उसने कहा कि टी पे वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो फेज है वो लीडिंग फेज है, तो अब हमारे पास यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो प्लस थीटा में हम लोग राइट डाउन द इक्वेशन फॉर करंट, तो हम लोग आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 6 मिलीसेकंड। तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए देखो, अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट 20 एम्पियर इसका वो है और 10 एम्पियर, तो यहाँ इसने क्या कहा है कि 10 एम्पियर कब है हमारे पास, टी इक्वल्स टू 0 पे। तो ये था हमारा 20√2 आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय √2, 20√2 साइन ओमेगा टी कितना है हमारा, ओमेगा टी कुछ भी हमने टी 0 रख दिया तो 0 हो गया, और ये थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई, ठीक है। अगर हमने टी 0 रख दिया यहाँ पे ओमेगा टी में, तो 0 प्लस थीटा हो गया, यानी होगा थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया 10/20 √2। तो यहां से हमारे थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 √2, ये हो गया, यानी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। आई एम की वैल्यू √2 है ही, तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू आ गई दैट विल बी 20√2 साइन 2 πf है हमारा, तो एफ हमें 20 दिया हुआ, यानी 100 πt प्लस यहां से जो भी थीटा की वैल्यू आ रही है वो हम रख देंगे। ये हो गई हमारी करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन हो गई करंट की। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 6 मिलीसेकंड। यहां पे हम लोग फिर क्या करेंगे, टी की जगह रखेंगे 6 × 10⁻³ और पाई की जगह रखेंगे 180, और थीटा हमने जो फाइंड आउट किया वो हम रखेंगे। यहां से हमारे पास टी एट 6 मिलीसेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस इसमें थीटा प्लस में दे दिया। बस ये 5 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 12 13 14 15 16, हाँ ऐसे ही आएंगे। ये तो बल्कि 3 नंबर में आता है, सिंपल कन्वर्जन का वो है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो 3 नंबर में आता है। और ये वाले जो 3-4 क्वेश्चन है, बस इन्हीं 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बल्कि हो सकता है चारों ही आ जाए अलग, बस इसका डेटा चेंज होगा, ठीक है। ये हमें करना है। अब ये जैसे इसमें दे दिया इन्होंने, आई एम दिया हुआ है और आरएमएस इन्होंने पूछ लिया है, तो वही सब करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, 16 क्वेश्चन है इसमें सेकंड यूनिट के। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे, 30 में से 20-25 मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे, अगर आप ये सब प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो, ठीक है। और हो सकता है 30 में से 30 भी आ जाए, अगर आपका टीचर लीनियंट है, तो अगर आप अच्छे से लिख कर आ रहे हैं, टीचर्स भी अच्छे से मार्क्स देने के मूड में, तो पूरे 30 में 30 आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, टाइम कम है, जल्दी जल्दी देख लो इसको, और न्यूमेरिकल्स 2-3 बार कम से कम ये वाले भी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, जितना है इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, और बस उसका डेटा चेंज होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय।